मैं आकृति कुमार EMBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। भारत का इतिहास दर्दनाक रहा है, यह हम सभी को पता है। भारत पर कई विदेशी ताकतों ने हमला किया। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि समेत कई वंशों के शासकों ने शासन किया और खूब अत्याचार किए। पर द्विजों ने केवल अंग्रेज़ों का ही विरोध किया। द्विजों ने केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ा। आखिर क्यों? इतिहास के पन्नों में अंग्रेजी शासकों को छोड़कर ऐसा कोई भी विदेशी ताकतें नहीं दिखाई पड़ती जिसका विरोध द्विजों ने किया हो। द्विजों ने मनुस्मृति के आधार पर भारत के मूल निवासियों का खूब अत्याचार किया। द्विजों ने इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक शोषण भी खूब किया। मनुस्मृति के शासन में महिलाओं की भी स्थिति बहुत दयनीय रही। मनुस्मृति में वर्णित वर्णों के मुताबिक ब्राह्मणों को नाम मात्र की सज़ा मिलती थी, लेकिन दूसरे लोगों को कड़ी सज़ा देने का प्रावधान था। ये किताब बताती है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। मनुस्मृति के अनुसार एक महिला को किसी तरह के धार्मिक अधिकार नहीं थे। वह अपने पति की सेवा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती थी। मनुस्मृति में ऐसे कई नियम देश के मूल निवासी समेत महिलाओं के विरुद्ध थे। अंग्रेजों के शासन काल में मनुस्मृति को भारी चुनौती मिली, जिससे समाज में द्विजों का दबदबा कम होने लगा था। द्विजों ने इसी डर की वजह से अंग्रेजों का विरोध किया। हालांकि मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले थे। खेतीहर, मजदूरों, सीमांत किसान और समाज के दूसरे वंचित और शोषित तबकों की शोचनीय हालत देखकर उन्होंने द्विजों और व्यापारियों की आलोचना की थी। अंग्रेजों ने लगभग 150 साल तक भारत में शासन किया। इस बीच देश के मूल निवासियों और महिलाओं को कई बंधनों से मुक्त कराया गया, जो मनुस्मृति द्वारा बांधा गया था। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र व अतिशूद्र कहे जाने वाले वर्तमान के SC, ST, OBC को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वर्ष 1795 के अधिनियम 11 द्वारा अंग्रेजों ने इनको संपत्ति रखने देने का कानून बनाया। बालिका भ्रूण हत्या लड़कियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। यह प्रथा द्विज वर्ग के बंगालियों व राजपूतों में अधिक प्रचलित थी, जो कि महिलाओं को आर्थिक बोझ मानते थे। बाद में भारतीय समाज की सोच में सुधार लाने के क्रम में 1795 व 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट ने बालिका शिशु की हत्या को अवैध घोषित किया और 1870 में बालिका शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा माता पिता द्वारा सभी बच्चों को जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य बना दिया गया और बालिका शिशु के संदर्भ में जन्म के बाद के कुछ वर्षों तक भी निगरानी रखने की व्यवस्था बनाई गई। इसे वैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू किया गया जहां प्रथा अधिक प्रचलन में थी। भारत में मौखिक शिक्षा प्रचलित थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों को ही था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए 1813 में कानून बनाकर सभी जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। भारत में प्रचलित दास प्रथा का उन्मूलन भी ब्रिटिश सरकार ने ही किया। उन्होंने 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया और गैर कानूनी घोषित किया गया। 1817 के पहले किसी अपराध के लिए सजा के प्रावधान मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। जहां मूल निवासियों को कठोर दंड दिया जाता था, वहीं द्विजों को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने 1817 में समान दंड संहिता कानून लागू कर सबके लिए समान दंड का कानून बनाया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पैनल कोड IPC बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। द्विजों ने यह नियम बनाया था कि अगर किसी मूल निवासी वर्तमान के SC, ST, OBC के घर पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो
उसे गंगा में फेंक देना चाहिए, क्योंकि द्विजों को पता था कि पहला लड़का हष्ट पुष्ट और स्वस्थ पैदा होता है जो द्विजों से बदला ले सकते हैं। इसलिए वे लोग मूल निवासियों के पहले बेटे को गंगा में फेंकवा देते थे, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1835 में इस नियम को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश शासन में ही देवदासी कुप्रथा का अंत हुआ। इस प्रथा में द्विजों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान कर देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण किया करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन का नाम देते थे। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक, अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता। आपको याद होना चाहिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनी साइमन कमीशन, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति का सर्वे करने और उनके अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आई थी। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। अंग्रेजों ने अपने शासन में ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिससे समाज में सदियों से चले आ रहे द्विजों का वर्चस्व कम हुआ। अंग्रेज द्विजों की मानसिकता से भली भांति प्रचलित थे। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होती है। अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में द्विजों की हिस्सेदारी 2.5% कर दी थी, जो पहले 100% थी। अर्थात देश के शासन प्रशासन के पदों पर केवल द्विज ही रह सकता था। ऐसी कई कुप्रथाओं का अंत अंग्रेजों ने किया जो द्विजों द्वारा समाज में थोपा गया था। कुप्रथाएं और एक तरफा नियमों का अंत कर ब्रिटिश सरकार ने द्विजों और मनुस्मृति की विधियों को कड़ी चुनौती दी थी और यही कारण था कि द्विजों के अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लगातार प्रयास किया। एक बार फिर लौटेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।